यार प्रेजेंटेशन का पहले मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, इस प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है। लाइक यू ऑल आर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर में है, बीटेक ब्रांच आप लोगों ने चूज किया है, बीटेक डोमेन आप लोगों ने चूज किया है, किसी ने सिविल ब्रांच चूज किया, AIML चूज किया। तो मेरे को यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रेजेंटेशन का वो ये है कि आप अगले 4 साल को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। और किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं, थिंकिंग अबाउट कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। कि बीटेक ठीक है, मैंने AI चूज किया या ML चूज किया या सिविल ब्रांच चूज किया, अब मेरे को इसको करियर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि करियर और जॉब में डिफरेंस होता है। मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ हियर जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग एक रैट रेस फॉलो करके आए हैं कि AIML लेना है तो मे बी प्लेसमेंट हो जाएगा या मेरे को इस कंपनी में मिल जाएगा, इतना पैकेज मिल जाएगा, मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया, मेरे के कुलीग ने बोल दिया, मेरे सीनियर ने बोल दिया कि आप ये ब्रांच ले लीजिए। सिविल ब्रांच मैंने इसलिए चूज किया, मेरे को स्टेट में जॉब मिल जाएगी, जूनियर इंजीनियर की या असिस्टेंट इंजीनियर की, सिविल में बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्टेट की। तो मे बी ये रीजन हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। लेकिन एक्चुअल में जब तक मेरे को सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता होगा ना, हम लोग राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जब तुम्हें किसी चीज का पता चलता है कि अच्छा ऐसा कुछ, तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार ये मेरे को पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। और इंजीनियरिंग एक इतना इंपॉर्टेंट और इतना वास्ट फील्ड है, इतनी ज्यादा इसमें डाइवर्सिटी है और इतनी ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर, जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि यस मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है और मेरे को इस कारण से इस डोमेन में जाना चाहिए। यहीं पे शायद हम लोग बहुत बार मिस कर जाते हैं चीजें कि हम लोग अपनी बाय चॉइस नहीं जा पाते हैं चीजें। अगर हम कोई काम को बाय चॉइस नहीं करते, इंटरेस्ट से नहीं करते हैं ना, तो वो जॉब रह जाती है, वो करियर नहीं रहता है। करियर और जॉब में डिफरेंस होता है। करियर कोई ऐसी चीज होती है जिसको ना तुम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो, जिसके लिए ना तुम टाइम देख रहे हो ना तुम पैसा देख रहे हो कि मेरे को इसके लिए कितना टाइम मेरे को लगेगा या कितना मेरे को पैसा मिलेगा, वो करियर होता है। लेकिन जब हम जॉब की बात होती है ना, तो तुम लोग हमेशा टाइम देखते रहोगे कि 5 बज गए, छुट्टी होगी, घर चले जाना है, वो जॉब हो जाती है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप लोग अपनी लाइफ में ना बड़े इंटरेस्ट से करते हैं। तुम्हें रात को भी कोई करने को बोल देगा ना, वो कर लोगे, चाहे वो घूमना क्यों ना हो जाए, या कॉफी पीने के लिए हमने बाहर जाना है, या खेलने के लिए रात को 12 बजे किसी ने कॉल कर दिया, तुम लोग कर लोगे। लेकिन हर चीज के लिए नहीं आप कर पाओगे क्योंकि हर चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो आज मेरे को वो सारी ऑप्शंस आप लोगों को बतानी है इंजीनियरिंग डोमेन में, चाहे हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम अब्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ध्यान से सुनते रहना सारी ऑप्शंस को, और एंड में अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए लिखते रहना, बीच में कहीं ना कहीं तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि लिंक्ड होती है चीजें। मैं जब स्टार्ट करूंगा और जब मैं कंक्लूड करूंगा, सारी चीजें लिंकिंग हो जाएगा। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई डाउट बच जाता है तो एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आई विल बी मोर देन हैप्पी कि जो भी दिमाग में आपके डाउट आए। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर कि मेरे को आपको बताना है वो सारी करियर अपॉर्चुनिटीज जो आप एक परस्यू कर सकते हैं बीटेक के बाद, क्या क्या ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब और इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज। देखो सबसे पहले मेरे को स्टार्ट करना है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्या चीज है। शायद हम लोगों ने ना इसको अच्छे तरीके से समझा नहीं है। इट विल बी टू अर्ली कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्या किया, क्योंकि आपने तो जस्ट अभी एंटर किया है। लेकिन मेरे को लगता है कि शायद इस चीज का मतलब ना तुम्हें इसमें एंट्री करने से पहले पता होना चाहिए था कि इंजीनियरिंग क्या चीज है, क्योंकि इंजीनियरिंग का पर्पस सिर्फ जॉब देना नहीं है, इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा पर्पस है। आज हम बात करते हैं बहुत सारी कंट्रीज डेवलप्ड हो गई हैं, बहुत कंट्री डेवलप्ड हो गई हैं। कोई नाम बोलो किसी कंट्री का, USA है, चाइना है, जर्मनी है, पूरा यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है। सिंगापुर 1965 के आसपास उसको इंडिपेंडेंस मिला, आज देखो उसका इकोनॉमी कितना ग्रो कर गया है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ग्रो कर गई हैं, जो डेवलप हो गई हैं। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यार ये बताइए कि किसी भी कंट्री के डेवलप होने के पीछे क्या रीजन है, क्या चीज है उसके पास ऐसा कि वो डेवलप हो गई है, तो बोलना चाहेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा वर्ड बोला। क्या बोला? ऊंची बोलो, बोलो किसने बोला? टेक्नोलॉजी। किसने बोला? टेक्नोलॉजी इज द टर्म। पहली बारी में सही आंसर आया टेक्नोलॉजी। सभी से एग्री हैं कि टेक्नोलॉजी इज अ टर्म कि जिसके बेस में बोल सकते हैं ये इस कंट्री का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, इस कारण से ये लोग डेवलप हो गए हैं। अब टेक्नोलॉजी जो टर्म है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही डोमेन की बात करें, कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें या सर्विस सेक्टर की बात करें या मेडिकल सेक्टर की बात करें। हर कंट्री का अपना एक जोन है, एक स्पेशलाइजेशन है कि वो इस चीज में एक्सपर्ट है, इस चीज का टेक्नोलॉजी वहां पे बहुत अच्छा है। जैसे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो हम बोलते हैं कि सर जर्मनी बहुत एडवांस है ऑटोमोबाइल के अंदर। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं सर चाइना बहुत एडवांस है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। हम डिफेंस स्पेस बेस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं USA बहुत ज्यादा एडवांस है इस चीज के लिए। इतनी चीज समझ में आ रही है? तो टेक्नोलॉजी इज द टर्म
कि जिसमें बोल सकते हैं कि यस सर इस कंट्री की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो इस कारण से ये लोग डेवलप हो गए, क्योंकि रिसोर्सेज आए, पैसा आया, आउटसोर्स किया, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, इकोनॉमी ग्रो किया, पैसा आया, उसने आम लोगों को दिया, आम लोगों की जो आम जरूरतें हैं, सड़कें, पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसको बहुत अच्छे तरीके से दे दिया, वो डेवलप होकर गए। अब मेरे को ये सोच के बताइए कि ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो टर्म है, हम किसके कंटेक्स्ट में यूज करते हैं? डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, तुम लोगों के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स कि इंजीनियरिंग इज अ डोमेन कि जिसके थ्रू तुम किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हो। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी भी कंट्री में जो है डेवलप होने में, वो किसका है? इंजीनियर्स का है। लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली उसको कभी लिंक ही नहीं किया। आप लोग में इसको यहां पे हाथ खड़ा करके ये बता सकता है कि आपने बीटेक ये सोच करके चूज किया या इंजीनियरिंग डोमेन ये सोच करके चूज किया कि मेरे को कंट्री के लिए कुछ करना है? यही मिसिंग है, पता है, इस कंट्री में यही पार्ट मिसिंग है। हम लोग उसको लिंक ही नहीं कर पाते हैं। हम लोग सिर्फ लिमिटेड रह जाते हैं अपनी जॉब तक, पैसा कमाने तक, सेल्फ सेंटर्ड हम लोग बहुत ज्यादा। इसी कारण से शायद इस कंट्री का कुछ नहीं हो पा रहा है। अब पॉइंट फिर यहाँ पे ये आता है कि सर कैसे बनाएंगे, लिंकिंग कैसे बनेगा, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी इस कंट्री की डेवलपमेंट में? देखो, डेवलपमेंट उसको बोलते हैं, डेवलपमेंट आएगी रिसर्च से। रिसर्च इज अ टर्म, सुनिए रिसर्च टर्म, सुनिए। रिसर्च कोई टर्म होती है? क्या होती है रिसर्च? क्या लगता है तुम्हें क्या होता है रिसर्च? कुछ नया करना, कुछ नया बनाना, ये रिसर्च होती है? या पुराने सिस्टम को कुछ और चेंज करके कुछ ऐसा करना? देखो, रिसर्च को ना मैंने एक अपनी डेफिनेशन बनाई है मैंने इसकी। रिसर्च एक ऐसी चीज है जो तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देती है। सोचो इस चीज को, मैंने क्या बोला कि रिसर्च एक ऐसी चीज है जो तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देती है, दैट इज रिसर्च। और ये जो रिसर्च है ये ओनली इंजीनियरिंग तक लिमिटेड नहीं है। मेडिकल डोमेन में रिसर्च चाहिए, हर डोमेन में रिसर्च चाहिए। समझ में आ रही है बातें? तो रिसर्च इज अ टर्म कि जिसके बेस पे हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो सकता है, तो रिसर्च इज द टर्म। अब एक्चुअल में क्या है कि रिसर्च का ना हमें एक्चुअली जितना जल्दी टाइमली पता लग जाए ना कि इसका होता क्या है, किस तरीके से होती है चीजें, वो बहुत ज्यादा है। मैंने बोला कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब मैं कुछ एक आध कोई प्रॉब्लम बोलता हूं। हिमाचल प्रदेश हमारा नेबरिंग स्टेट है। हिमाचल के अंदर हर साल बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? अब मेरे को सोच के बताओ, क्या तुम नेचर को कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम नेचर के इंपैक्ट को कंट्रोल कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। उसको तुम ओवरकम नहीं कर सकते कि तुम नेचर को कंट्रोल कर दो, कि तुम क्लाउड बर्स्टिंग ही बंद कर दो, हो ही नहीं सकता वो चीज। लेकिन तुम इसके इंपैक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। अब सोच के बताओ, इसके इंपैक्ट को कंट्रोल कौन कर सकता है? एक सिविल इंजीनियर। नो डाउट इसमें और ब्रांच के इंजीनियर का भी रोल आएगा। ये मैंने एक बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम बताई है आपको मैं, ऑल्दो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये ब्रॉडर लेवल पे प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम को हिमाचल तक थोड़ा ना है, आसाम देख लो, उसके बाद आपका बिहार में आते हैं फ्लड्स, हर बार आते हैं। तो ऐसे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तरीके से निकल सकता है, वो है रिसर्च, टेक्नोलॉजी के बेस पे। अब उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो बड़ी बात की बातें हैं। तो इंजीनियरिंग एक बच्चे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, जिसमें तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी स्टेट के लेवल पे, अपनी सिटी लेवल पे, अपनी कंट्री लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे भी तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे हो रही हैं। आप लोग AIML में हैं, अभी कंप्यूटर साइंस आपने बीटेक AIML में लिया है। अब AI का कितना ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है। और क्या AI सिर्फ एक ही डोमेन तक लिमिटेड रह गया है? नहीं, AI तो हर डोमेन में एंटर कर गया है, हर डोमेन में है। चाहे तुम एजुकेशन की बात करो, चाहे तुम मेडिकल की बात करो, चाहे तुम सिविल इंजीनियरिंग की बात करो, AI का तो हर जगह पे कंट्रीब्यूशन आ गया। लेकिन हमें पैरेलल ये भी देखना है कि भाई AI तो आ गया, इसके अब एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे? क्योंकि हर चीज के इफेक्ट होते हैं। जब भी तुम नेचर के, मैं ये नहीं बोलूंगा नेचर के अगेंस्ट काम करोगे, या जब भी तुम कुछ नया करोगे ना, उसका कुछ ना कुछ जो है ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। दैट इज द रीजन व्हाई हमें किसी भी चीज को ना सस्टेनेबल मॉडल बना के चलना होता है। सस्टेनेबल मॉडल होता है कि कुछ ऐसा काम करना जिसमें हर किसी का फायदा हो, या ऐसा ना हो जाए कि जिसमें तुम्हारा तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे वाले बंदे का नुकसान हो रहा है। जैसे लेट मी टेक द एग्जांपल, हम AI की बात कर रहे हैं। अब AI में मेरे को सोच के बताइए, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम चैट GPT पे कुछ सर्च करते हो कि उसके पीछे कितना पानी वेस्ट हो रहा है? अब तुम बोलो सर चैट GPT का पानी वेस्ट से क्या मतलब है?
आप लोग मोबाइल पे थोड़ी देर गेम खेल लो, तुम्हारा मोबाइल गर्म हो जाता है, उसको कूलिंग कैसे होगा? ठंडा करना पड़ेगा, या तो उसको तुम्हें बंद करना पड़ेगा, या मेरे जैसा बंदा अपने गाड़ी के एसी के आगे कर देता है उसको, लेकिन आजकल तो वो एग्जॉस्ट भी आ गए हैं, तो ठंडा करना पड़ रहा है उसको। अब जब तुमने कुछ कमांड दिया, वो कहीं तो जाके प्रोसेस होगा ना, उस प्रोसेसिंग के लिए डेटा सेंटर्स हैं। अभी कल ही मैंने न्यूज में पढ़ा है कि जहां पे भी डेटा सेंटर्स लगे हुए हैं ना, जहां पे तुम्हारा कमांड दिया वो प्रोसेस हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है, उस वहां पे टेम्परेचर 2 डिग्री से लेकर 9 डिग्री तक राइज कर गया है, जहां पे डेटा सेंटर्स हैं, जहां पे सारा डेटा प्रोसेस हो रहा है। अब यही वो चीज मैं बोल रहा हूं। अभी पीछे से एक और न्यूज भी आई थी कि शायद सदर्न एंड के ऊपर कुछ डेटा सेंटर्स लगाने की बात हो रही थी, सी के नजदीक, और जितने भी डेटा सेंटर्स होते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, और दैट इज द रीजन इसको नॉर्थ पोल के नजदीक ज्यादा लगाया जाता है। अगर आप लोग थोड़ा सा इस चीज के बारे में इंटरेस्ट रखते हो तो बात आगे सुनिए। तो मैं ये बोल रहा हूं, मैंने छोटी छोटी मोटी मोटी से क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, कि ये इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ना तुम्हारे साथ लिंक्ड है, और जब तक तुम लोग इस चीज को इस तरीके से सोचोगे नहीं ना, दिमाग को उस तरीके से चलाओगे नहीं, तब तक हमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा। चीजों का इंटरेस्टिंग एंजॉय करना बहुत जरूरी है यार। तुम लोग डेली अगर कॉलेज आओ ना, तो हर फेज को एंजॉय करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेली तुम लोग मोटिवेट नहीं हो सकते यार। कॉलेज आने के लिए डेली मोटिवेशन मिलेगी तुम्हें? नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी इज द रिक्वायर्ड। कंसिस्टेंसी होती है कि डेली बेस पे क्लासें लगानी है, लैब लगानी है, पेपर देने हैं, पढ़ना है, वो कंसिस्टेंसी होती है। तो अब हमें अगले 4 साल कैसे करने हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो तुम तब उस मोटिवेशन से करोगे, उस कंसिस्टेंसी से तब तुम तभी करोगे जब तुम्हें ये पता होगा कि सर 4 साल के बाद मेरे को ये करना है, तभी तुम उस डायरेक्शन में एफर्ट करोगे। तो जो मैं तुम्हें इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात कर रहा था, उसमें ना मैंने कुछ डोमेन्स लिखे हैं। कुछ डोमेन्स जैसे मैंने यहां पे लिखे, कुछ 8 डोमेन्स लिखे हैं, अगर आपको ये नजर में आ रहे हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी है, पब्लिक सेफ्टी है, नेशनल डिफेंस स्पेस है, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी है, और फ्यूचर नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड। ये कुछ डोमेन्स लिखे मैंने जो इंजीनियरिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब इसमें से तुम्हारा कंट्रीब्यूशन में भी किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। बीइंग द सिविल इंजीनियर, बीइंग द एआई एंड एमएल इंजीनियर। तो ये 8 डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। अब भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि जो कंट्रीज डेवलप हो गई वो 8 डोमेन्स में बेस्ट है, नहीं, लेकिन 3 4 5 कुछ ऐसे डोमेन्स अगर ऐसे हो गए किसी भी कंट्री का, जिसमें भी इसमें से किसी में कंट्रीब्यूशन हो गया या अच्छा कर गए, तो वो कंट्री डेवलप हो जाएगी। अब इसमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं ना, और ये जो मैंने ऐसे सेक्टर्स लिखे हैं, ये फ्यूचर है, फ्यूचर है। अब तुम्हें अगर ये पता लग जाए कि अगर सर मैं बीटेक के बाद मास्टर्स इन एनर्जी डोमेन में करूं तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, या मेरा क्या ऑप्शंस बनेगा। अब तुम बोलोगे सर मास्टर्स इन एनर्जी ये क्या चीज होती है, मास्टर्स इन सस्टेनेबिलिटी ये क्या चीज होती है। आपने मास्टर्स इन एआई तो सुना होगा, मास्टर्स इन स्ट्रक्चर तो सुना होगा, मास्टर्स इन ट्रांसपोर्टेशन तो सुना होगा, लेकिन मास्टर्स इन सस्टेनेबिलिटी नहीं सुना, मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं सुना, मास्टर्स इन ई व्हीकल्स नहीं सुना, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सुना, मास्टर्स इन ई वेस्ट मैनेजमेंट नहीं सुना। देयर आर सो मेनी डोमेन्स जिसमें आप जा सकते हैं बैचलर के बाद, जहां पे तुम अपना इंटरेस्ट लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट मैचिंग कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ एक डोमेन्स लिखे हैं इंजीनियरिंग के, जहां पे फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। या हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम इनमें से कुछ 4-5 डोमेन्स में अच्छा काम करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी जो इश्यूज हैं, रेगुलर बेस के इश्यूज हैं, हमें उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो इंजीनियरिंग कंक्लूड कर रहा हूं, इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है फ्रेंड्स कि जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, और तुम लोग सभी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा दैट इज रिलेटेड टू द जॉब सेक्टर। इंडिया में जॉब सेक्टर्स क्या हैं? इंडिया में 3 सेक्टर हैं जॉब के। देखो अल्टीमेटली किसी न किसी स्टेज पे आपको भी काम करना है, पैसा कमाना है, काम करना है, घर चलाना है, जो भी करना है, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल करनी है, घर बनाने हैं, गाड़ियां लेनी है, दुनिया घूमनी है, हर किसी के अपने ड्रीम है, लेकिन वो पैसे के बिना नहीं होगा यार। अब ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नीड्स कहां पे जाके पूरी होती है। नीड्स कभी किसी की पूरी होती नहीं है, वैसे हर किसी को होता है कि आज मैं 50 कमा रहा हूं, मेरे को 70 का मिल जाए, 70 ले रहा हूं 90 मिल जाए, 90 में ले रहा हूं मेरे को 1.5 लाख मिल जाए, लेकिन वो होगा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? इंडिया में 3 सेक्टर हैं जॉब के। अब इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें डोमेन्स में एंटर करना है तो 3 सेक्टर जॉब के हैं। एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है पब्लिक सेक्टर, एक है तुम्हारा गवर्नमेंट सेक्टर। कोई मेरे को बताना चाहेगा कि गवर्नमेंट में किस टाइप की जॉब तुम्हारी लगती है? गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे एज ए तुम लोग जूनियर इंजीनियर वर्क कर सकते हो, है ना, एज ए तुम असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर सकते हो, और बीटेक के बाद क्या क्या तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, चाहे तुम स्टेट गवर्नमेंट की बात करो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो। और कोई
नहीं आइडिया? देखो, गवर्नमेंट जॉब दो ही तरह की गवर्नमेंट जॉब होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो तुम हरियाणा स्टेट अपनी स्टेट के अंदर काम कर सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, या तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, या अगर तुम यूपी से हो तो यूपी से हो गए। मतलब एक तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो गया, एक तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जैसे तुम अगेन जैसे स्टेट में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, या तुम्हारा इसका सेंट्रल पावर हो गया सेंट्रल डिपार्टमेंट में, ऐसी तुम्हारी स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन होते हैं, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे तुम लोग एज ए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर काम कर सकते हो। अब पब्लिक सेक्टर क्या चीज होती है? किसी ने सुना ये पीएसयू? कुछ टर्म सुनी है आप लोगों ने कभी? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सुना है किसी ने? ये पीएसयू क्या होते हैं? सुने? हाँ है ना? देखो, पब्लिक सेक्टर क्या होता है ना, कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम ले रहा हूं पहले, और तुम लोगों ने वो सुने होंगे पहले से। आप लोग अपनी गाड़ी में जो तेल डलवाते हो, फ्यूल डलवाते हो, कहां से डलवाते हो? पेट्रोल पंप से, है ना? कुछ नाम बताना पंप के। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इज अ पब्लिक सेक्टर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इट इज अ पब्लिक सेक्टर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट इज अ पब्लिक सेक्टर। आप एयरपोर्ट पे अगर कोई गया है तो एयरपोर्ट के ऊपर वहां पे ना लिखा होता है एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट्स अ पब्लिक सेक्टर। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके बाद भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके बाद गेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। इसके बाद ये बड़े बड़े जो ग्रिड लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है? ये पावर ग्रिड लगा रहा है ना? ऐसे ये पब्लिक सेक्टर्स होते हैं। इंडिया के अंदर देयर आर 250 प्लस पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, 250 प्लस पब्लिक सेक्टर है इंडिया के अंदर। और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है? देखो, पब्लिक सेक्टर क्या होती है, इसमें शेयरिंग होती है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, 51% जो शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो रिमेनिंग शेयर होता है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या तुम्हारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, आईपीओ जिसको बोलते हैं, वो होते हैं। तो ऐसे 250 प्लस पब्लिक सेक्टर है, जिसका तुम्हें मैं कुछ नाम बताऊंगा, दिखाऊंगा तुम्हें मैं नाम की ये पब्लिक सेक्टर्स हैं। अब पब्लिक सेक्टर जो मैंने तुम्हें बोला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मेरे को क्या लगता है तुम्हें क्या करता होगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या कर रहा है? बोलो। स्टील बेच रहा है ना? आईओसीएल का पेट्रोल पंप क्या कर रहा है? तेल बेच रहे हैं ये लोग, है ना? ऐसे ही तुम्हारा अलग डिपार्टमेंट जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, या एक और लेते हैं एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सुने इसका नाम एचएएल का? एचएएल का नाम सुने? तेजस का नाम सुने? तेजस किसने बनाया है? एचएएल ने बनाया है। अब पूरा नहीं बना पा रहा है एचएएल, अभी भी जो इंजन है हमारा यूएसए से आ रहा है, हम लोग तेजस पूरा नहीं बना पा रहे हैं। अभी कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि तेजस के बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हम इंडिया में बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। देखो, जो तुम्हारी जॉब्स होती है ना, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का काम क्या है? हमारा काम तो क्या है जी, आम जनता की सेवा करना। सर्विस वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, उसके बाद आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो सड़कें और ब्रिजेस वगैरह बना रहा है, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, होती है गवर्नमेंट के अंदर। क्यों कम होती है गवर्नमेंट में सबसे कम सैलरी? क्योंकि ये तो भाई सर्विस वाले डिपार्टमेंट है, इसका काम गवर्नमेंट से पैसा कमाना। क्या गवर्नमेंट तुमसे पैसा कमाती है? नहीं, गवर्नमेंट कभी तुमसे पैसा नहीं कमा सकती है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है, ये सारे के सारे मनी अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पैसा कमा रही हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई पब्लिक सेक्टर में जो सैलरीज है वो गवर्नमेंट से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अब तुम लोग बीटेक करोगे, बीटेक के बाद अगर तुम्हारी कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्लास 1 ऑफिसर की, गस्टेड ऑफिसर की जॉब लगती है एज असिस्टेंट इंजीनियर, तो तुम्हारी जो सैलरी होती है तकरीबन 70,000 के आसपास होती है। तो तुम्हारा जो सैलरी पैकेज है तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख के आसपास होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये सैलरीज यहां से स्टार्ट होती हैं, 10 लाख से लेके 22 लाख तक तुम्हारे सैलरी पैकेज होते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। अब आप बोलोगे सर इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों? ये जो वेरिएशन है ये डिपेंड करता है वो पब्लिक सेक्टर किस स्टेज में है, महारत्ना है, मिनी रत्ना है, नवरत्ना है, कितना प्रॉफिट वो लोग कर रहे हैं, कितना बिजनेस वो लोग कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा सेक्टर आ गया, दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर। अब मेरे को बताओ, मैंने तुम्हें बोला गवर्नमेंट में सैलरीज कम होती है, पब्लिक सेक्टर में सैलरीज ज्यादा होती है। प्राइवेट कहां पे लाई कर रहा है? क्या लगता है तुम्हें, प्राइवेट में सैलरी सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है? सोच के बोलो, 30 सेकंड के लिए सोच लो। प्राइवेट में क्या है, पैसा ज्यादा है कि कम है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा किसमें है?
गवर्नमेंट में जब तुम्हारी जॉब लगेगी, तुम बार्गेनिंग कर लोगे वहां पे बैठ के कि सर कम है सैलरी, कर लोगे बार्गेनिंग? पब्लिक सेक्टर के सामने बैठ के बार्गेनिंग कर लोगे? क्योंकि उनके पे स्केल फिक्स्ड है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स्ड है। प्राइवेट में कर लोगे बार्गेनिंग? यस कर सकते हो। किन कंडीशंस पे करोगे? स्किल के बेस पे। और स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ब्रांड वैल्यू, ब्रांडिंग। उसके बेस पे तुम बार्गेनिंग कर सकते हो। ब्रांड वैल्यू का क्या मतलब क्या है? ब्रांडिंग का मतलब क्या है? क्या किया ये तुमने? सर मैंने मास्टर्स किया है इस आईआईटी से, अब्रॉड में इस कॉलेज से। मैं क्या कर रहे हो? सर मैं जॉब कर रहा हूं, लेट अस सपोज कैटरपिलर में, लेट अस सपोज जेसीबी में, या मैं जॉब कर रहा हूं लेट अस सपोज इंफोसिस में। ब्रांड वैल्यू, ब्रांडिंग इज द टर्म। जब तुम्हारे पास ब्रांड है ना, ब्रांड वैल्यू है, तुम्हारे पास तुम्हारी ब्रांडिंग है, और तुम्हारे पास वो स्किल है जो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। आज बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले की इतनी अच्छी जॉब सैलरी पैकेजेस नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि उसके पास जो स्किल सेट है ना, वो उसकी कंपनीज की प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। दैट इज द रीजन वाई अब बीटेक इन AIML स्टार्ट हो गया है। क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस अगर किसी ने AI का स्पेशलाइजेशन करना होता तो मास्टर्स करनी होती थी, लेकिन अब बैचलर लेवल पे स्टार्ट हो गए। तो अब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बीटेक लेवल पे भी पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, AIML लेवल पे। तो दैट इज द रीजन वाई अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अगर तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन है जो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और तुम्हारे पास अगर ब्रांडिंग भी है, यू कैन बार्गेन। और बिलीव मी फ्रेंड्स, प्राइवेट के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। क्या गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कभी तुम्हें 1-2 करोड़ का पैकेज दे देगा? कभी नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? प्राइवेट दे सकता है। लेकिन किन कंडीशंस में देगा, वही तुम्हें बस तैयार करना है। अगर तुम चाहते हो कि मेरे को बहुत पैसा कमाना है, तो अगले 4 साल, इनफैक्ट नॉट अगले 4 साल, बीटेक के बाद के 2-4 साल वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। लेकिन जर्नी तुम्हें आज से स्टार्ट करनी है। आज से स्टार्ट करनी है और तुम्हें प्लानिंग करनी है। अगले 6 साल 7-8 साल मेरे को करना क्या है, क्या मेरे को अपना करियर पाथ बनाना है, मेरे को किस डोमेन में जाना है। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई तुम्हारे दिमाग में है सर पैसा कमाना है, रास्ता बताइए क्या है। तो पैसा कमाने के जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, वो बड़े सिंपल हैं। आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है, और आपको स्पेशलाइजेशन करनी है, और उन डोमेन्स में स्पेशलाइजेशन करनी है जो आज इंडस्ट्रीज की नीड है, जो आज इंडस्ट्रीज की नीड है। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ सिविल इंजीनियर। अब सिविल में अगर तुम मास्टर्स इन लेट अस सपोज स्ट्रक्चर करते हो, या जीटेक करते हो, या ट्रांसपोर्टेशन करते हो, आज में भी तुम्हें जो पैकेज मिलेगा 15-20 लाख के आसपास मिल जाएगा। लेकिन जैसे तुम मास्टर्स करते हो लेट अस सपोज इन द एनवायरमेंट डोमेन, जियो इंफॉर्मेटिक्स डोमेन, एरोस्पेस डोमेन, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, या उसके बाद आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, या उसके बाद आपका एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन के अंदर, तो जो इस टाइम पे इंडस्ट्रीज का नीड है, ये तुम्हारा हाई सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सैलरी पैकेजेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि स्पेशलाइजेशन की जो चीज है ना, वो इंडस्ट्री की इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। ऐसी कंप्यूटर साइंस में अगर तुम्हें अच्छा पैसा चाहिए तो तुम्हें स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। स्पेशलाइजेशन में बहुत सारी डोमेन है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और ये वो डोमेन्स हैं जो इस टाइम पे इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है। तो 3 सेक्टर इंडिया में कंक्लूड कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। हर किसी के अपने एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, हर किसी में है। गवर्नमेंट में अगर पैसा कम है, लेकिन उसके हिसाब से तुम्हें फिर वो आराम भी है कि ठीक है जी 5 बजे तक है, उसके बाद किसी ने आना नहीं, पब्लिक डीलिंग होगी 5 बजे तक, उसके बाद मैं उनको बोल सकता हूं कि भी 5 के बजे के बाद नहीं आना, या सैटरडे संडे मेरा ऑफ हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस जो आजकल हम टर्म यूज करते हैं बहुत ज्यादा, जिसका मेरी डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह भी कुछ होती है चीजें। तो अब अगर तुम वैसी लाइफ चाहते हो, देन गवर्नमेंट जॉब। एवरेज एक्सपोजर भी चाहते हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर, नेशनल लेवल पे एक्सपोजर, घूमना है सर, पूरा कंट्री घूमना है, देन पब्लिक सेक्टर्स आर देयर। अगर तुम पूरी दुनिया के हिसाब से देखना चाहते हो और पैसे के हिसाब से देखना चाहते हो, देन प्राइवेट इज द टर्म। तो ये प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है जो तुम्हें फॉलो करना है। प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, 3 सेक्टर हैं इंडिया के अंदर तुम्हारे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द हायर स्टडीज, सॉरी द पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के मैंने तुम्हें नाम बताए कुछ। अब ये जो पब्लिक सेक्टर हैं, ये कुछ नाम मैंने यहां पे लिखे हैं, जैसे BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सुने इसका नाम कभी? इसके नाम से तुम्हें पता लग जा रहा होगा कि ये क्या बनाते हैं। BHEL क्या बनाता है? BHEL बनाता है जितना भी ये रेलवे के बड़े बड़े आपके मोटर्स हैं, ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ये सारा का सारा BHEL बना रहे हैं।
उसके बाद आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं मेजोरिटी एनटीपीसी उसको गवर्न कर रहा है। उसके बाद पावर ग्रिड, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, जितना भी ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह, पावर ग्रिड हो गया, एनएचपीसी होगा, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट्स, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। उसके बाद आपका आ गया इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, नाल्को, एसजेवीएन, गेल, ये पूरी लिस्ट है। इसमें कोई 250 प्लस पब्लिक सेक्टर। अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि 250 प्लस पब्लिक सेक्टर है, इसमें 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है। इट मींस कि ये जो पब्लिक सेक्टर ये केवल इंजीनियरिंग डोमेन के लिए नहीं है। देयर आर 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो। पंजाब नेशनल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, J&K बैंक, ये क्या है? ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। कॉर्पोरेटिव बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सारे के सारे। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इसका भी पब्लिक इसका पीएसयूज कब बने थे, कैसे बने थे, वो बात की बातें हैं सारी। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं जहां पे तुम्हारा ये जो आपका करेंसी का नोट प्रिंट होता है, दैट इज ऑल्सो पब्लिक सेक्टर। मैं उसका नाम भूल रहा हूं कि वो कौन सा पब्लिक सेक्टर है। तो ये अलग अलग डोमेन्स हैं जिसमें आप लोग जो है वो जा सकते हैं, अलग अलग डोमेन्स हैं। अब ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर क्या कर रहे हैं? ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट कर रहा है, कोई सर्विस बना रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर है जहां पे आप एज ए सिविल इंजीनियर जा सकते हो, एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जा सकते हो। अब इसको कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज कैसे किया गया है कि देयर आर आउट ऑफ 250 प्लस पब्लिक सेक्टर, जहां पे 14 महारत्न पब्लिक सेक्टर हैं, 14 महारत्न पब्लिक सेक्टर। पहली लाइन में मैंने कुछ एक महारत्न पब्लिक सेक्टर लिखे हैं, इसमें जो सैलरी पैकेज है ये 15 लाख से ज्यादा देता है ये पब्लिक सेक्टर। फिर लिखे मैंने नवरत्नास, फिर आगे नीचे मिनी रत्नास। मिनी रत्नास वो है जिनका जो टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं है, नवरत्ना वो है जो नए नए बन रहे हैं क्योंकि बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। जैसे आपका कोल इंडिया लिमिटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड क्या करता होगा? कोल इंडिया लिमिटेड क्या कर रहा है? कोयला निकाल रहे हैं। जितनी भी आपकी बिहार के अंदर या झारखंड के अंदर जितनी भी खदानें हैं उसमें सभी से कोयला निकाल रहा है। वो कौन कर रहा है? कौन मैनेज कर रहा है उसको? कोल इंडिया लिमिटेड कर रहा है, राइट। तो ऐसे ये बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं। अब पब्लिक सेक्टर में अगर तुम्हें एंट्री करनी है ना, तो पब्लिक सेक्टर में एंट्री करने के 2 तरीके हैं। आप लोगों में से किसी ने गेट एग्जामिनेशन का नाम सुना है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट एग्जामिनेशन। देखो पब्लिक गेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जो इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स के लिए। और इनफैक्ट हर इंजीनियर को गेट एग्जाम लिखना चाहिए और हर इंजीनियर को इसकी तैयारी करनी चाहिए और तैयारी करके देना चाहिए, क्योंकि जितना भी मेजॉरिटी ऑफ दी अच्छी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेगा इंजीनियर्स को, वो गेट एग्जामिनेशन के थ्रू मिलेगा। अब पब्लिक सेक्टर में जो तुम एंट्री है ना, 2 तरीके से कर सकते हो। विद गेट एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, विदाउट गेट एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। कुछ पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो विद थ्रू गेट अपना रिक्रूटमेंट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करते हैं। थ्रू गेट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इट मींस कि वो अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाएंगे, वो गेट में टेस्ट कंडक्ट करवाया, तुम्हारे कुछ नंबर आए, तुमने अप्लाई किया, अगर उनके मेरिट लिस्ट में आए तो तुम्हारा बन जाएगा, फिर वो तुम्हें अगले राउंड के लिए बुलाएंगे। अगला राउंड में भी ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, इंटरव्यू, ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा तरीका क्या है? विदाउट गेट। विदाउट गेट है तो वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, फिर जीडी, जीटी, केस स्टडी और इंटरव्यू वगैरह इसमें होगा। एक चीज जो तुम्हें मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना, कि अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी ऐसा जॉब के लिए तुम अप्लाई करोगे ना, जहां पे जो क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है, गस्टेड ऑफिसर की जॉब है, पब्लिक सेक्टर की जॉब है या अच्छी प्रोफाइल की जॉब है, वो वहां पे तुम्हारी वो 2 चीजें चेक करेगा। एक तो तुम्हारा वो चेक करेगा नॉलेज, एक दूसरा तुम्हारा वो चेक करेगा कि आर यू ए राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट और नॉट। रिपीट कर रहा हूं, जहां पे भी तुम पब्लिक सेक्टर में कहीं पे अप्लाई करोगे या किसी भी असिस्टेंट इंजीनियर जॉब के लिए अप्लाई करोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएससी के थ्रू किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, मे भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कल को, तो कहीं पे भी तुम अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, वहां पे वो तुम्हारी 2 चीजें चेक करेगा। पहला चेक करेगा तुम्हारा नॉलेज, दैट इज अ प्री रिक्विजिट, नॉलेज तो तुम्हारी अच्छी होनी ही चाहिए। दूसरा कि आर यू अ राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट और नॉट। अभी राइट पोस्ट का क्या मतलब है? सर देखो, मेरे को टीचर रखना है, वी आर वन ऑफ द वेरी बिग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म, हम ऑनलाइन टीच करते हैं। अब मेरे को टीचर का रिक्रूटमेंट करना है, मेरे को सोच के बताओ कि अगर मेरे को उसका रिक्रूटमेंट करना है तो क्या 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 चीजें मेरे को करनी पड़ेंगी? अकेले रिटन टेस्ट के बेस में टीचर रख लूं? मैंने एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया और जिसमें जो मेरे को 2 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जो टॉप के 2 आए, मैं उसको रख लूं टीचर? हाँ ना बोलो? क्योंकि जो उसने टॉप मार्क्स लेके आया ना, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? उसकी नॉलेज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसका नॉलेज अच्छा है, लेकिन क्या उसके अंदर टीचिंग स्किल है या नहीं है, वो भी तो चेक करने की नहीं करनी है।
तो क्या वो टॉप के जो 2 बच्चे हैं क्या अच्छे टीचर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। सर हमें उसका टीचिंग स्किल टेस्ट करना पड़ेगा। अब टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या आएगा? कैसे चेक करूंगा उसका टीचिंग स्किल? उसको पढ़ा के देखेंगे, उनको बोलेंगे सर आप जाइए 15 मिनट के लिए बोर्ड पे पढ़ाइए। तो जब वो बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे क्या क्या चेक होगा? उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका आई कांटेक्ट, उन्होंने कैसे एंट्री करा है, राइटिंग कैसे है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, जेस्चर पोस्चर वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसे उसके टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। सिमिलरली अगर मेरे को साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट करना है, 3 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जिसमें आप सभी लोग जा सकते हैं। दैट इज अ DRDO, BARC, ISRO। सुना है इसके नाम? ISRO, DRDO, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ISRO और DRDO। अब इसमें साइंटिस्ट का पोस्ट होता है, साइंटिस्ट का जॉब होता है। तो अब अगर साइंटिस्ट का जॉब है तो क्या मेरे को ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवाना चाहिए? साइंटिस्ट का जॉब है, ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवाना चाहिए, है ना? नहीं, मैंने GD करवा के क्या करना? ग्रुप डिस्कशन नॉर्मली ऐसी जगह पे करवाया जाएगा जहां पे मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है, जहां पे कम्युनिकेशन से मतलब है, जहां पे पर्सनैलिटी बिहेवियर से मतलब है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो अब जब कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना, तो वो ये जो पैरामीटर्स है ना, ये डिपेंड करता है इसमें से कौन से पैरामीटर्स उसको रखने ये डिपेंड करता है उसमें जॉब की टाइप क्या है। जितनी ये प्रोडक्ट वाली कंपनीज हैं, IOCL हो गया, सेल हो गया, HPCL हो गया, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, ये सारी की सारी मार्केटिंग के लिए, सेल्स मार्केटिंग के लिए। तो वो तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करते हैं और वो यही चेक करते हैं कि आर यू ए राइट कैंडिडेट और नॉट। क्योंकि नॉलेज तो तुम्हारा उसने देख लिया, नॉलेज तुम्हारे रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, और अगर तुम्हें वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर देना उस चीज के लिए, सेल्स मार्केटिंग के लिए, मैं भी शायद उसके लिए राइट कैंडिडेट नहीं हूं। अगर वो तुम्हें रख लेगा ये सोच के तुम्हारा नॉलेज अच्छा है, इससे सभी का नुकसान हो जाएगा। पता है क्या, किस किस का नुकसान होगा? उस इंडिविजुअल का नुकसान होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? पैसा तो आ रहा है उसके पास, लेकिन वो क्योंकि वो कैपेबल फेलो है, नंबर लिए हैं उसने अच्छे, तो वो जॉब के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा। बात आ रही, इतनी समझ में नहीं आ रही है? दूसरा, उस इंडस्ट्री को वो काम करके दे ही नहीं पाएगा। तीसरा, फिर अल्टीमेटली जो इकोसिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस कारण से जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, ये इसी बेस पे चेक होते हैं कि भाई वो जॉब किस तरीके की है, उस हिसाब से तुम्हारा वो आगे असेसमेंट करते हैं, आगे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वो आगे फॉलो करते हैं। बात आ गई समझ में? आगे तो पब्लिक सेक्टर में इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है। उसके बाद आपका आ गया दैट इज रिलेटेड टू द हायर स्टडीज। अच्छा, मेजर पब्लिक सेक्टर जो इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, क्या हो गया इसको? हायर स्टडीज। वाई हायर स्टडीज? हाँ, हायर स्टडीज, देखो हायर स्टडीज एक ऐसा डोमेन है, जो हम रिसर्च की बात कर रहे थे, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अगर तुम्हें इंटरेस्ट बनता है ना, तुम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, 4 साल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज करोगे, तुम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, बहुत सारे फेस्ट आएंगे, तुम्हारे टेक्निकल फेस्ट आएंगे, कल्चरल फेस्ट आएंगे, बहुत सारी तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह के मौके मिलेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। अब इस 4 साल में तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है या कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको पढ़ के तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम इंजॉय कर रहे हो जो से सब्जेक्ट्स को पढ़ के, या कौन सी ऐसी एक्टिविटी करके तुम्हें अच्छा लग रहा है, चीजों को मैनेज करके अच्छा लग रहा है या काम करके अच्छा लग रहा है। तो ये चीज तरीका पता लगता है कि मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को इंटरेस्ट क्या है, मेरे को किस डोमेन में आगे जाना चाहिए। तो हायर स्टडीज एक ऐसा डोमेन है कि जिसमें तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आगे परस्यू कर सकते हो। क्योंकि जैसे तुम बीटेक इन सिविल इंजीनियर करोगे या AIML है, आर यू स्पेशलाइज्ड ऑफ एनी डोमेन? नहीं, आपका भी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। AIML एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, लेकिन सिविल एक स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है। अब अगर तुम्हें स्पेशलाइज्ड डोमेन की तरफ जाना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैच करके जाना है, देन यू शुड टारगेट द हायर स्टडीज। और हायर स्टडीज में कभी भी एमटेक इन कंप्यूटर साइंस नहीं होता, एमटेक इन सिविल नहीं होगा, एमटेक इन मैकेनिकल नहीं होगा। वहां पे तुम्हारी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी जहां पे तुम मैचिंग कर सकते हो, और तुम्हें उन स्पेशलाइजेशन का पता होना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम मास्टर्स इन AI, जैसे लोग बोलते हैं ना AI इज फ्यूचर, बोलते हैं लोग AI इज फ्यूचर, ये टर्म सुनी होगी आपने। ऐसी मैं तुम्हें बोल रहा हूं एनर्जी इज फ्यूचर। एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में। एनर्जी इज फ्यूचर, सस्टेनेबिलिटी इज फ्यूचर, एनवायरमेंट इज फ्यूचर, एंड एनीथिंग रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स, एनीथिंग रिलेटेड टू द डेटा,
इज फ्यूचर। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है ना, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अपने आप को लिमिटेड मत करना, अपने आप को बैचलर लेवल तक, तुम्हें हायर स्टडीज डोमेन में जाना चाहिए अगर तुम चाहते हो कुछ अच्छा करना अपने लिए भी और आगे रिसर्च डोमेन के लिए भी और इंडस्ट्रीज के लिए भी। तो डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के टाइम पे डाटा की कमी नहीं है, आज के टाइम पे उस डाटा को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है उस चीज का बहुत बड़ा लैकुना है। लेट मी टेक द एग्जांपल, हम लोग पिछले 10 साल से हैं ऑनलाइन में, मेरे पास कम से कम 10 लाख बच्चों का डाटा है, लेकिन मैं उसको आज तक 1% भी यूज नहीं कर पाया कि मैं उससे अपनी कन्वर्जेंस कैसे बढ़ा लूं। मेरे को आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला। अब इसके लिए चाहिए स्पेशलाइज जो उस डाटा का एनालिसिस कर सके और मेरे को बता सके बच्चे की नीड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम आगे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, फिर सर्विसेज दे सकें अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत बड़ा लैकुना है। तो मैथमेटिक्स, अगर आपका डाटा में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छा तुम लोग अपना करियर आगे बना सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स डोमेन में आगे बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स हैं जहां पे तुम लोग आके जा सकते हो। तो हायर स्टडीज में इंडिया में 3 प्रोग्राम है बीटेक के बाद। पहला प्रोग्राम है दैट इज अ एमटेक प्रोग्राम, आप लोगों ने सुना होगा। एमटेक होता है 2 साल का प्रोग्राम होता है, इसमें तुम्हें असिस्टेंटशिप मिलती है 12,400 रुपए पर मंथ की। 12,400 रुपए पर मंथ की तुम्हें इसमें असिस्टेंटशिप मिलती है, गवर्नमेंट देती है, एमएचआरडी देता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तुम्हें देता है। उसके बाद एक प्रोग्राम होता है एमटेक रिसर्च का, एमएस का, जो 3 साल का प्रोग्राम होता है, जो तुम्हें 12,400 रुपए पर मंथ की असिस्टेंटशिप देता है। उसके बाद बीटेक के बाद तुम्हारा एक 5 साल का प्रोग्राम होता है, जो तुम्हें 38,000 से लेके 80,000 रुपए पर मंथ की असिस्टेंटशिप देता है। अब ये सारे के सारे अगेन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। अब पॉइंट ये आता है कि मेरे को सर जाना है, अगर मेरे को हायर स्टडीज में जाना है तो मेरे को क्यों जाना चाहिए, क्या रीजन है सर, क्यों करें हम हायर स्टडीज? बीटेक कर लिया, बहुत पढ़ लिया, 20-21 साल की सर एज होगी, दैट इज सफिशिएंट। नहीं, यहाँ पे भी गाड़ी नहीं रुकी है। अब मेन चीज तो इसके बाद स्टार्ट होनी है। बहुत बच्चों के दिमाग में होता है कि सर मेरा ड्रीम था आईआईटी जाने का, मेरा ड्रीम था लेट अस सपोज एनआईटी जाने का, या मेरा ड्रीम था ट्रिपल आईटीज जाने का, तो वो सर पूरा नहीं हो पाया। जितना डिफिकल्ट बैचलर लेवल पे इन कॉलेजेस में एंट्री करना फ्रेंड्स, उससे कहीं ज्यादा आसान है मास्टर्स लेवल पे इन कॉलेजेस में एंट्री करना, उससे कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन पॉइंट चैलेंज क्वेश्चन तो ये आता है ना कि सर ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है, उसके बिना तो होगा नहीं, लेकिन मेरे को मास्टर्स क्यों करनी चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। अब मास्टर्स मेरे को क्यों करनी चाहिए? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू। वही सेम कंपनी आईटी में जाती है, पैकेज दे रही है 30 लाख का, वही सेम कंपनी एनआईटी जा रही है, पैकेज दे रही है 20 लाख का, वही सेम कंपनी बिट्स में जा रही है, पैकेज दे रही है 15 लाख का, वही सेम कंपनी किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रही है, पैकेज दे रही है 5 लाख का। समझ में आ गया ब्रांड का मतलब? ब्रांड का मतलब पता लग गया? मैं तो उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहा अभी कि बच्चों के नॉलेज में कहां पे डिफरेंस होगा, दैट इज ऑब्वियस है, जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। लेकिन उसको ये पता है क्यों आईटी में जाके वो 30 लाख का पैकेज दे रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि जो यहाँ पे बच्चे पहुंचे हैं वो एक एग्जाम क्लियर करके पहुंचे हैं, अपना उनका कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा होगा। सिमिलरली अगर तुम मास्टर्स लेवल पे एंट्री करते हो इन कॉलेजेस में, अगेन दे नो दिस थिंग कि भाई इन्होंने एक गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और गेट का एक ऐसा एग्जाम है, अगेन एक कंसेप्चुअल एग्जाम है जो हर किसी से नहीं हो पाता है। गेट डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, गेट एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, गेट प्रैक्टिस मांगता है, दैट्स इट। तो मेन थिंग जो सबसे पहली चीज है हायर स्टडीज करने का, दैट इज योर ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू। तुम्हें अपनी ब्रांड वैल्यू लगानी है, अपने रिज्यूमे पे लिखा होना चाहिए कि भाई मैंने ये चीज की है, यहां से की है, इस प्रोफेसर के अंडर की है। एससी वर्मा का नाम सुना होगा सभी ने, फिजिक्स के, कहां पे है पता आपको इस टाइम पे? वो किस कॉलेज में है बताओ? आईआईटी बॉम्बे में है, आईआईटी कानपुर में है, कानपुर में है। अब क्या तुम चाहोगे नहीं उनसे मिलना? ऑल्दो कि वो फिजिक्स के हैं, इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द डोमेन ऑफ फिजिक्स। इंडिया में तो तभी इसको इंजीनियरिंग बोलते हैं, फॉरेन में इसको बैचलर ऑफ साइंसेज ही बोलते हैं, बीएससी बोलते हैं, हम तो बीटेक बोलते हैं यहाँ पे, या बीई बोलते हैं। अब्रॉड में तो बीएस बोलते हैं, इसको बैचलर ऑफ साइंसेज बोलते हैं, मास्टर्स को मास्टर ऑफ साइंसेज बोलते हैं, एमएस बोलते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांड वैल्यू। तुम्हारे रिज्यूमे पे क्या लिखा हुआ है, 2-4 ब्रांड लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो बहुत ज्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ाते हैं। दूसरी चीज है दैट इज अ स्पेशलाइजेशन जो इंडस्ट्रीज की नीड है, इस टाइम पे इंडस्ट्री की नीड है। तीसरे नंबर पे रिसर्च इनोवेशन, नया करना, नया सीखना, रिसर्च इज द डोमेन। और रिसर्च फैसिलिटीज इंडिया में अभी तक सिर्फ इन्हीं कॉलेज तक लिमिटेड है।
मास्टर्स लेवल पे, दैट इज द IITs, NITs, IIITs, रिसर्च फैसिलिटीज। तो अगर माइंड में कभी भी किसी भी स्टेज पे दिमाग में आए कि मेरे को हायर स्टडीज की तरफ जाना है, प्लीज फ्रेंड सबसे पहली चीज को कैटर करना, ध्यान रखना, दैट इज अ ब्रांड वैल्यू, कि तुम कर कहां से रहे हो, क्या कर रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि तुम कर कहां से रहे हो। वही तुम्हारी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। जब तुम बैठते हो टेबल पे प्राइवेट के सामने, सर यहां से किया है मैंने, फिर उसके बाद मैंने इस कंपनी में जॉब की है, तो तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, राइट? उसके बाद एंटरप्रेन्योरल स्किल्स ये ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। किसी का मन है कि सर कल को मेरे को कॉलेज ओपन करना है, स्कूल ओपन करना है, मेरे को अपनी कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है, मेरे को कुछ भी करना है, जितना तुम्हारे पास एक्सपोजर होगा, लास्ट पॉइंट, जितना तुम्हारे पास एक्सपोजर होगा उतना तुम्हें बोलने में, काम करने में कॉन्फिडेंस आएगा। आ ही नहीं सकता तुम्हें अदरवाइज कॉन्फिडेंस। जब तुम लोग लिमिटेड रह जाओगे ना, एक जोन तक लिमिटेड, बहुत बच्चे आज तक ऐसे अभी ऐसे हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं उनसे बोला ही नहीं जाता है, क्योंकि उनको वैसा कभी एक्सपोजर मिला ही नहीं बाहर बोलने का, तो बोल ही नहीं पाते हैं। सो यही चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, एक्सपोजर। जब तुम ये 4 साल लगाओगे ना, इस 4 साल में सब कुछ एक्सपीरियंस करने का कोशिश करना, टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, मैनेजमेंट लेवल पे, पार्टिसिपेंट लेवल पे, हर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करना, प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से करना, इंटर्नशिप बहुत अच्छे तरीके से करना, क्योंकि हर डोमेन से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तुम्हारा एक्सपोजर लेवल बढ़ेगा। उससे एक्सपोजर का तुम्हें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं नजर आएगा, एक्सपोजर का तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी लेवल पे डिफरेंस नजर में आएगा, पर्सनैलिटी में चेंज आएगा तुम्हारी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? और तुम ऐसे कॉलेज या ऐसी इंडस्ट्री में या ऐसी जगह पे जाके काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो जहां पे क्लास के अंदर उस कंट्री के बेस्ट माइंड बैठे हुए हैं, और ऑलमोस्ट हर स्टेट से बच्चा उस कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, उससे बहुत लर्निंग मिलता है आपको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीजें? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब गुजराती हम बोलते हैं कि वो बिजनेस माइंडेड हो रहे हैं, किसी दिन 15 दिन किसी गुजराती के साथ स्पेंड करके देखो, आपको पता लग जाएगा इसका सोचने का नजरिया क्या है। यूपी बिहार का बच्चा पढ़ने मेहनती बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ 15 दिन लगा के देखो कि वो कैसे मेहनत कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो ये सारी जो चीजें छोटी छोटी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो हायर स्टडीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल तो भाई तुम्हारा बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे जैसे तुम हायर स्टडीज की तरफ जाओगे, जैसे जैसे तुम अच्छा करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद आगे जी पॉइंट, दैट इज अबाउट द कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज जो तुम जा सकते हो। इसके बाद देखो, स्पेशलाइजेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक वो कैटेगरी होती है जो कोर डोमेन होती है, जिसमें तुम अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंगली ही जा सकते हो। दूसरी होती है इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स ऐसी डोमेन्स होते हैं जिसमें मल्टीपल ब्रांच के बच्चों की रिक्वायरमेंट तो पड़ती है। लेट मी टेक द एग्जांपल, इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी के कोर्स ना, मास्टर्स कोर्स अभी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ IIT कानपुर में। IIT कानपुर में 2 साल पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी का पहला इंडिया में कोर्स स्टार्ट हुआ है। अब सोच के बताओ कि अगर ड्रोन बनाना हो, ड्रोन की टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट करनी है, तो किस ब्रांच का बच्चे का यूज है उसके अंदर? सोच के बताओ। मैकेनिकल का यूज है? मैकेनिकल का यूज है कि नहीं उसमें? यस है। इलेक्ट्रिकल का? यस है। इलेक्ट्रॉनिक्स का? यस है। कंप्यूटर वाले का? यस है। ऐसी बहुत सारी डोमेन्स हैं जिसमें मल्टीपल ब्रांच के बच्चे की, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोज आर कॉल्ड द इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, और यही आज इंडस्ट्रीज की नीड है। आज हम लोग, जब ये इंडिया पाकिस्तान वाला इश्यू हुआ था, तो ड्रोन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अब मेरे को बताओ कि क्या ये जो बड़ी बड़ी बिग फिशेज हैं, अंबानीज, अडानीज, सोचेंगे नहीं ड्रोन बनाने को लेके? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे, क्यों नहीं सोच सकते? तो मेरे को बताओ, उनको फिर ड्रोन बनाने के लिए वो बीटेक मैकेनिकल रखेंगे? नहीं रखेंगे। सिविल रखेंगे? नहीं रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स रखेंगे? नहीं। उनको चाहिए होंगे ऐसे एक्सपर्ट जिसने ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन की हुई है। ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेट मी टेक दी वन मोर एग्जांपल, मास्टर्स इन एरोस्पेस। सुना आपने कभी? मास्टर्स इन एरोस्पेस इंडिया में सिर्फ 4 कॉलेजेस में है एमटेक इन एरोस्पेस। कौन कौन से कॉलेजेस में? कौन से IITs में? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IIT खड़गपुर या इधर गुवाहाटी, दोनों में से एक में है। 4 जगह पे है, और चारों जगह पे बोइंग एंड एयरबस जाते हैं प्लेसमेंट के लिए।
बोइंग और एयरबस जाते हैं प्लेसमेंट के लिए। सैलरी पैकेज की तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे डिस्कशन का, क्योंकि तुम्हारी ब्रांड वैल्यू भी है, क्योंकि तुम आईटी से किए हुए हो और तुम समझते हो। माइक्रो प्रोसेसर की जब बात करते हैं, तुम्हारे मोबाइल के अंदर, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, आजकल हर चीज के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है या नहीं है? जितने भी टू व्हीलर्स आ रहे हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर है या नहीं है? हाँ है ना, बिल्कुल है। तो डिमांड बहुत ज्यादा इस टाइम पे बढ़ी हुई है, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री में इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। कहां पे, कौन सी कंट्री है? ताइवान। तभी तो पीछे पड़ा हुआ यूएसए और चाइना उसके पीछे, ताइवान के। एक ही कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रही है। और यहां पे जो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है ना, सप्लाई है ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए चाहिए मास्टर्स इन वीएलएसआई, एम्बेडेड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स, ये चाहिए। अब इसमें कौन जा सकता है? बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जा सकता है, और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे है ही नहीं है कॉलेजेस में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। तो हमें ये चीज देखनी है कि मेरे को ऐसी कौन सी डोमेन में मेरे को आगे हायर स्टडीज डोमेन में जाऊं कि मेरे को पता लग जाए फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है। जैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया, एनर्जी डोमेन, एनीथिंग रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स, एनीथिंग रिलेटेड टू द दिस एनवायरमेंट, बहुत अच्छा फ्यूचर है फ्रेंड्स इसका। मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट, एनर्जी, एआई, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो अगर तुम्हें मौका मिले इन डोमेन्स में आगे जाने का तो जरूर जाना, जरूर जाना। ये तो मैंने कुछ एक बोले। अब इसके अलावा और बहुत सारी डोमेन्स हैं। ये जैसे मैंने सिविल इंजीनियर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए लिखी है कि आप कौन कौन से स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर सकते हैं मास्टर्स लेवल पे। जैसे ये मैंने लिखे हैं लेफ्ट साइड पे कोर डोमेन, आई थिंक रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना, और राइट साइड पे मैंने लिखे इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स में जैसे मैंने लिखा एक रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम। अब रोबोटिक्स है, रोबोट्स में आजकल आप लोग देखते भी होंगे सड़कों पे साइड पे ना नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं थ्रू रोबोट्स, है ना, देखते हैं ना बोर्ड लगे हो बड़े बड़े। हाँ है ना, भी नहीं बोलते हो यार। तो रोबोट्स में अगर वो नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, एआई रोबोट्स की बात कर रहे हैं वहां पे, तो इट मींस कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का रोल है वहां पे। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, यहाँ पे हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में एक चीज लिखी हुई है, कंप्यूटर विजन, जियो इंफॉर्मेटिक्स, जीआईएस। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर कोर की बात करें, इसमें साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है फ्रेंड्स। साइबर सिक्योरिटी, जहां पे भी प्राइवेसी की बात आती है, जहां पे भी पैसे की बात इन्वॉल्व है ना, वहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है फ्यूचर में। और उसमें सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है इस टाइम पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी, पब्लिक सेक्टर लेवल पे भी। अभी प्राइवेट में इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, पब्लिक सेक्टर लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है इन दीज डोमेन्स। अभी धीरे धीरे तुम टाइम के साथ चीजें पता चलती जाएगी। ऐसे ही अगर मैं सिविल इंजीनियर की बात करूं तो सिविल में रिमोट सेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन। ये रिमोट सेंसिंग वाला डाटा साइंस हो गया। उसके बाद आपका आ गया स्मार्ट सिटीज, इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह, इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है फ्यूचर के अंदर। तो सिविल इंजीनियर, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स, कंप्यूटर साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी एंड कोर डोमेन्स, इन डोमेन्स में तुम लोग जा सकते हो अपनी हायर स्टडीज के लिए। और ये तो मैंने कुछ एक लिखी है, ये नहीं है कि मैंने लिखे कि यही डोमेन्स हैं, मल्टीपल डोमेन्स हैं जिसमें आप लोग हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कोर्सेज। किसी ने प्लान किया मेरे को कैट का एग्जाम देना और मेरे को एमबीए करनी है? जस्ट रेज योर हैंड। किसी ने प्लान किया कि मेरे को कैट देना और एमबीए करनी है आईएम से? है आइडिया इसका कि कैट का कोई एग्जाम होता है किसी को आइडिया? आईएम्स कुछ होते हैं, है इसका आइडिया? एम्स कुछ होते हैं, इसका आइडिया? आईआईटीज, एम्स, आईएम्स, ये तीन पिलर हैं इंडिया के, और इसका रोल बहुत बड़ा है इस कंट्री की ग्रोथ में भी और डेवलपमेंट में भी, जितना भी अभी तक हुआ है। इंजीनियर, बेस्ट इंजीनियर्स आईआईटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर कॉलेजेस आल्सो, क्योंकि कैपेबिलिटी कोई लिखा नहीं हुआ है कि आईआईटी का टैग या कुछ भी ऐसा वैसा, वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़े नॉर्मल कॉलेजेस में आईएसआरओ में बैठे और बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब्रॉड में बैठे। डिपेंड ये करेगा फ्रेंड्स कि इसके बाद की जो जर्नी है ना, वो तुम्हारे एफर्ट पे डिपेंड करेगी, तुम्हारे कॉलेज या टीचर पे उस पे डिपेंड नहीं करेगी। बिलीव मी दिस थिंग, तुम किस तरीके से प्लान करते हो, तुम किस तरीके से पढ़ते हो,
वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। वो बोलते हैं कि अगर मैं गरीब, मेरा बर्थ हुआ, इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन अगर मैं गरीब मर गया ना तो इट मीन्स कि मेरा कसूर था। तो इस कारण से ये सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में फ्रेंड्स। अगर तुम अच्छा कर जाओगे, अच्छा करना चाहोगे तो तुम कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और मैंने पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट बोला, सबसे ज्यादा जॉब्स भी प्राइवेट सेक्टर में है, सबसे कम गवर्नमेंट में है। क्योंकि गवर्नमेंट में मेरे को ये बताओ कितने जेई का, कितने एसडीओ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कितनी पानी, कितनी सड़कें, कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पॉपुलेशन पे और रिक्वायरमेंट के ऊपर। कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है। किस हिसाब से चीजें ग्रो कर रही हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसी अपनी लाइफ आगे जीना चाहते हो, कैसे आगे अपना स्पेंड करना चाहते हो, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, आराम चाहते हो या एक्सपोजर चाहते हो, बाहर घूमना है, दुनिया घूमनी है, क्या करना है, पैसा कमाना है, नहीं कमाना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, अभी डिसाइड कर लो, अभी डिसाइड करो, सो दैट कि अगले तुम 6-7 साल ना अकॉर्डिंगली प्लान कर सको। ये 4 साल तुम्हें पता भी नहीं लगेंगे कैसे निकल जाएंगे, बिलीव मी, पता भी नहीं लगेंगे तुम्हें 4 साल कैसे निकल जाएंगे। लेकिन ये 4 साल सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के। क्योंकि यहां तक तुम कैसे पहुंचे, सही पहुंचे, गलत पहुंचे, बिलीव मी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उससे पड़ेगा कि बीटेक के अगले 2-4 साल तुम क्या करते हो। अगर बीटेक के अगले 2-4 साल तुम कंफर्ट जोन में चले गए, आराम देख लिया, उसके बाद पूरी लाइफ स्ट्रगल है। लेकिन उसके अगले 2-4 साल अगर तुमने प्लान कर लिया, अच्छा कर लिया, स्ट्रगल कर लिया, एफर्ट कर लिया, ब्रांडिंग कर ली, स्पेशलाइजेशन कर ली, उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब ये तुम्हारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, तुम्हारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो आईआईटीज के अंदर, एनआईटीज के अंदर देयर आर मैनेजमेंट कोर्सेज। देखो 2 तरीके के मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं। एक तो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं जो आईएम्स में होते हैं, जैसे एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन सेल्स, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन अकाउंट्स, फाइनेंस, इसमें एमबीए होती है। ऐसी एक एमबीए होती है, सर कोई ऐसा मैनेजमेंट कोर्स है कि मेरे को रहना तो अपनी टेक्निकल फील्ड में ही है, लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स मेरे को एक्वायर करने हैं। यस है, दीज कोर्सेज आर कॉल्ड टेक्नो मैनेजरियल कोर्सेज, और ये आईआईटीज ऑफर करते हैं, आईआईसी बेंगलोर ऑफर करता है, एनआईटीज ऑफर करते हैं। हर आईआईटी में, हर एनआईटी में, आईआईसी बेंगलोर में देयर आर टेक्नो मैनेजरियल कोर्सेज, और उनकी जो स्पेशलाइजेशन है उसका जो नाम है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब इन डोमेन्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीबीएस वाले बच्चे नहीं जा सकते हैं, इसमें ओनली इंजीनियर्स जा सकते हैं। सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं इंजीनियर्स की, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, तुम्हारा कंपटीशन बहुत लो है, बहुत लो है तुम्हारा कंपटीशन। क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम्हारी ब्रांच वालों के साथ है। अगर तुम सिर्फ अपनी डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, कंपटीशन बहुत लो है, बहुत ही कम है तुम्हारा डोमेन। लेकिन जैसे तुम ऐसे डोमेन में एंटर करते हो जहां पे सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, तुम्हें दिखेगा कि वो सीटें सर बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन कंपटीशन भी उसी हिसाब से है। तो मेरा एक एडवाइस है कि अगर तुम्हें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट बनता है और बनाओ उस चीज में, और अपने इसी डोमेन में ही आइडेंटिफाई करो अपनी डोमेन्स और उसके अकॉर्डिंगली अपना आगे प्लान करो। एंड गेट इज एग्जामिनेशन जो तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इंजीनियर्स के लिए, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर मैं अब्रॉड की बात करूं, देयर आर 4 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड आज के हिसाब से जो गेट के थ्रू एंट्री लेते हैं मास्टर्स में, और ये चारों की चारों जो यूनिवर्सिटी हैं ये अंडर 100 रैंक है, क्यूएस रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग अंडर 100। और उसमें से 2 यूनिवर्सिटीज सिंगापुर की हैं, उनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है एक की 8 है, एक की 12 है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा सर सिंगापुर की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग 8 और 12। और वो जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक है एनटीयू, एक है एनयूएस। ये रैंकिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, एनटीयू एंड एनयूएस, नन्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और ये गेट के थ्रू एंट्री लेते हैं, ये विदाउट गेट भी एंट्री लेते हैं। ऐसी एक है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, जैसे इंडिया में आईआईटीज हैं, ऐसी यूरोप के अंदर, सॉरी जर्मनी के अंदर
टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती हैं। ऐसी एक है टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, ऐसी बहुत सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं। तो उसमें से एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक ये गेट के थ्रू लेती है, इसकी रैंकिंग है 22। और एक लास्ट है RWTH जर्मनी, इसका 102 रैंकिंग है। कितना है? 105 रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग है। ये गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करती है, एंट्री लेती है मास्टर्स लेवल पे। अब पॉइंट ये आता है कि जब हम अब्रॉड की बात सुनते हैं ना, तो अब्रॉड के दिमाग में एक आ जाता है पैसा, कि सर पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर बीटेक के बाद तुम अगर हायर स्टडीज में जा रहे हो और अगर तुम पैसा स्पेंड कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इट मीन्स कि यू हैव नॉट डन द राइट वर्क। तुम्हें सही चीजों में तुमने किया ही नहीं काम, और तुमने अपना प्रोफाइल अकॉर्डिंगली नहीं बनाया। आप में से अगर यहां पे ऐसे हैं जो अब्रॉड टारगेट करेंगे या करे, अभी नहीं बना इंटरेस्ट में भी साल के बाद बन जाए, में भी 2 साल के बाद बन जाए, अगर तुम अब्रॉड टारगेट करना चाहते हो तो प्रोफाइल इज द क्राइटेरिया। तुम्हारा प्रोफाइल सही होना जरूरी है। प्रोफाइल से मतलब क्या है? तुम्हारा बीटेक का CGPA एटलीस्ट ट्राई करना 7.5 या 8+ तुम्हारा हो। दूसरे नंबर पे तुम्हारा बीटेक का प्रोजेक्ट, तीसरे नंबर पे तुम्हारी इंटर्नशिप, चौथे नंबर पे तुम्हारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जो तुम लोग ड्यूरिंग कॉलेज करते हो। इसके अलावा तुमने कोई पेपर प्रेजेंट किया, इसके अलावा तुमने कोई सेमिनार लगाया, कुछ भी किया XYZ, ये तुम्हारी प्रोफाइल बनाता है। और ये जो तुम्हारा प्रोफाइल है ये तुम्हारा एक ही पर्टिकुलर डोमेन में होना चाहिए। एक डोमेन में मतलब कि सर मेरा इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में है, तो तुम्हारी जो इंटर्नशिप है, तुम्हारे जो प्रोजेक्ट है, तुम्हारे जो पेपर प्रेजेंटेशन है या जो सेमिनार अटेंड किए हुए हैं, वो सारे के सारे एक ही डोमेन के रिफ्लेक्ट होने चाहिए। इससे तुम्हारा प्रोफाइल बिल्ड होता है। इंडिया में जो तुम्हारा हायर स्टडीज में एडमिशन है वो कॉलेज डिसाइड करता है, IIT NIT, और वो प्योरली गेट के नंबर पे डिपेंड करती है। लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अब्रॉड में तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो प्रोफेसर के हाथ में होता है, क्योंकि प्रोफेसर ने तुम्हें फीस वेव ऑफ करना है या तुम्हें स्कॉलरशिप देनी है, और उसको रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट है, तो उसने तुमसे काम करवाना है वहां बुला के। तो प्रोफाइल मैचिंग होना जरूरी है, मतलब उसके पास जो प्रोजेक्ट है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है और जो तुम्हारा प्रोफाइल है ये मैचिंग होना जरूरी है। और अब्रॉड में बीटेक के बाद तुम डायरेक्ट PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, फुल्ली फंडेड। 2,500 से लेके 4,500 पर मंथ $US असिस्टेंटशिप मिलती है, डायरेक्ट PhD आफ्टर बीटेक। और जो PhD होती है ना, लोगों को इसको बड़ी वो लेते हैं, अपना सिरदर्दी से सुनते हैं PhD सर ये तो मैंने मास्टर नहीं सोचा, PhD की बात कर रहे हो। PhD सिर्फ इंडिया में इसको PhD बोला जाता है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जिसको इसको जॉब बोलते हैं, उसको PhD नहीं बोलते हैं। यूरोप में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिसको PhD जॉब बोलते हैं, PhD नहीं बोलते हैं। और ये फुल्ली फंडेड होती है क्योंकि तुमने एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। बिना फंडिंग के PhD होती ही नहीं है। इसके बाद अगर तुमने मास्टर्स के लिए जाना, सर मैंने नहीं 5 साल लगाने, 2 साल का बताइए मास्टर्स, यस देयर आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर द मास्टर्स ऑल्सो। बहुत स्कॉलरशिप्स होती हैं। सिंगापुर के अंदर सिंगा स्कॉलरशिप होती है, यूरोप के अंदर इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप होती है, जापान के अंदर भी स्कॉलरशिप है। अभी एक हमने वीडियो भी डाला था, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो ऐसी हर कंट्री के अंदर स्कॉलरशिप्स हैं। जर्मनी अगर तुम टारगेट कर रहे हो, कि नया उसका टेस्ट स्टार्ट हुआ है जो कंपलसरी कर दिया है, DMAT का टेस्ट होता है वो कंपलसरी कर दिया अगर तुमने जर्मनी जाना है अब्रॉड के लिए। तो ये तो मैं तुम्हें जस्ट मोटा सा बता रहा हूं, जस्ट तुम्हारे कान से निकाल रहा हूं कि ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा नहीं लगता फ्रेंड्स, चाहे तुम अब्रॉड के लिए पढ़ लो, चाहे तुम इंडिया के लिए कर लो बीटेक के बाद। लेकिन तुम अगर प्लान करोगे चौथे साल में जाके, सर मेरे को अब्रॉड जाना है लेकिन मेरा प्रोफाइल नहीं है अकॉर्डिंगली, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर तुम अब्रॉड टारगेट कर रहे हो, इस फर्स्ट ईयर में प्लान कर लेना मेरे को जाना है तो जाना है। फिर अगले 3 साल अपना प्रोफाइल बिल्डिंग अकॉर्डिंगली करना। अपने टीचर से डिस्कस करोगे, आपको बता देंगे प्रोफाइल बिल्डिंग से क्या मतलब है। बात आ रही है कि नहीं अगली समझ में? तो अब्रॉड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत असिस्टेंटशिप हैं जो अब्रॉड में अवेलेबल होती हैं। तो अभी मैंने तुम्हें सिर्फ मोटी सी ये चीजें बताई है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने तुम्हें बात बोली इसकी गेट एग्जाम की, देखो ये एक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इससे मत लेके चलना है कि एग्जाम है, इसके थ्रू एमटेक में एडमिशन होती है, इसके थ्रू PSU में जाते हैं, इसके थ्रू में अब्रॉड भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये एग्जाम नहीं है, ये करियर देता है तुम्हें, ये करियर देता है एग्जाम तुम्हें। करियर और जॉब में तुम्हें डिफरेंस बताया मैंने। करियर वो चीज है जिसमें जो तुम काम कर रहे हो उसको तुम एंजॉय कर रहे हो और अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हो। देखो अपना
इंटरेस्ट डिसाइड करने के दो तरीके हैं। पहले तो आइडेंटिफाई नहीं होता मेरा इंटरेस्ट है किस चीज में, मैं किस चीज के लिए बना हूं, आइडेंटिफाई नहीं होता है वो तभी आइडेंटिफाई होगा जब तुम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, अलग अलग चीजें करना स्टार्ट करोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 सब्जेक्ट्स पढ़े है ना? क्या तीनों सब्जेक्ट्स तुम्हारे फेवरेट थे? अच्छा, किस किस का फिजिक्स फेवरेट था? किस किस का मैथ्स फेवरेट था? किस किस का केमिस्ट्री फेवरेट था? समझ गए? यहां से तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे इंटरेस्ट का। जब तुम 4 साल तुम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, तो सारे सब्जेक्ट्स तुम सेम इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स तुम जरूर इंटरेस्ट से पढ़ोगे। वो तुम्हारा एक इंटरेस्ट है, एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स, उससे रिलेटेड इंटर्नशिप, उससे रिलेटेड ही पेपर प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स, बहुत ऑप्शंस बताएंगे आपके टीचर्स आपको कॉलेज में कि ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, ये चीज होती हैं। तो प्रोफाइल बिल्डिंग इज द टर्म। तो प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। और ये जो गेट का एग्जाम है, ये एग्जाम तुम लोग, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो। हर साल फरवरी में होता है एग्जाम है। तुम 6वें सेमेस्टर में जब होंगे फरवरी में तुम दे सकते हो, तुम 8वें सेमेस्टर में होंगे फरवरी में तुम दे सकते हो। और उसके बाद गेट एग्जाम देने का कोई एज लिमिट नहीं होता, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं होता, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में गेट इज फॉर हायर स्टडीज। गेट हायर स्टडीज के लिए होता है, गेट जॉब के लिए नहीं है। नो डाउट गेट के थ्रू जॉब मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में उस पर्पज से स्टार्ट नहीं हुआ था। ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था आई थिंक 1983-84 के आसपास स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे सिर्फ एमटेक में एडमिशन होती थी टिल 2007-8 तक। 7-8 के बाद इसके थ्रू तुम्हें जॉब मिलना स्टार्ट हुआ है। तो पेपर अकॉर्डिंगली डालेगा, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बात बोली। भाई अगर मेरे को साइंटिस्ट का जॉब लेना है तो मैं रिटन एग्जाम अकॉर्डिंगली कंडक्ट करवाऊंगा। अगर मेरे को सेल्स मार्केटिंग का जॉब करवाना है तो अकॉर्डिंगली कंडक्ट करवाऊंगा। अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का करवाना है तो अकॉर्डिंगली कंडक्ट करवाऊंगा। अगर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का मेरे को प्रोफाइल देना है तो मैं अपना अकॉर्डिंगली करवाऊंगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो गेट की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज फॉर हायर स्टडीज, दैट इज फॉर रिसर्च। एंड हायर स्टडीज मींस रिसर्च। और रिसर्च की जब हम बात करते हैं, दैट इज अबाउट द कंसेप्ट, दैट इज अबाउट द कंसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्ट, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, रट्टा नहीं, क्रैमिंग नहीं। गेट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, गेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। गेट अगर तुमने एग्जाम टारगेट करना है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी तुम फर्स्ट ईयर से हो, अभी से प्लान कर सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। करना क्या है, अपनी ब्रांच का गेट का सिलेबस डाउनलोड कर लो और देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तुम्हारे कॉलेज के उस सेमेस्टर से मैच कर रहे हैं। जैसे भी आप लोग M1 पढ़ रहे हैं, मैथ आता है, हर ब्रांच में आता है। मैथ का 15 नंबर का पार्ट आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बताता हूं तुम्हें। मैथ 15 नंबर का आएगा 100 नंबर में से। तो M1, M2, M3 पढ़ोगे, उसमें से जोन से सब्जेक्ट्स, जोन से टॉपिक्स तुम्हारे गेट में मैच कर रहे हैं, उसको टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ो। और एक प्रीवियस ईयर का बुकलेट अलग से मंगवा लो तुम लोग, प्रीवियस ईयर का गेट का, और उसके क्वेश्चंस लगाना सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो उस सब्जेक्ट के। बस इतना सा रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा और रिक्वायरमेंट है ही नहीं गेट के लिए। बस एक चीज ध्यान रखना, गेट प्रैक्टिस से होगा, लिख लिख के होगा। गेट देख के, पढ़ के, याद करके नहीं होगा, गेट प्रैक्टिस से होगा। क्योंकि कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो कंसेप्ट थ्योरी में इसमें से अपना है। तो कंसेप्ट जो होता है वो तुम्हारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू तुम्हारा अप्लाई होता है कंसेप्ट। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? तो अब गेट का अगर मैं तुम्हें एग्जाम पैटर्न बताऊं मोटा सा, गेट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 65 क्वेश्चन आर देयर। 65 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 65 क्वेश्चन, 180 मिनट और 100 नंबर का पेपर होता है। और इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, 35 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के पीछे 4 ऑप्शन, एक आंसर ठीक। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, एक से ज्यादा आंसर ठीक। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिलिंग द ब्लैंक, जिसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। और जो 100 नंबर का जो डिवीजन है, 70 नंबर का पार्ट आएगा तुम्हारा टेक्निकल पार्ट, ब्रांच के हिसाब से, जो तुम लोग 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ोगे। 15 नंबर का पार्ट आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो तुम पहले 3 सेमेस्टर में पढ़ लोगे, M1, M2, M3। और 15 नंबर का वो पार्ट आएगा जो तुम लोग 10th तक पढ़ के आए हो। 5 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, LCM, SCA, प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए हो। 5 नंबर का रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, एजीज, ये पढ़ के आए हो। 5 नंबर का इंग्लिश, सिनोनियम, एंटोनियम, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? तो 15 नंबर का वो पार्ट है जो तुम लोग 10th तक पढ़ के आए हो। 15 नंबर का वो पार्ट है जो तुम लोग पहले 3 सेमेस्टर में पढ़ लोगे। और 70 नंबर का वो पार्ट है जो तुम लोग 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ोगे। बात आगे कि नहीं आगे समझ? द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गेट एग्जाम इज, जो सबसे बड़ी एडवांटेज है जो मैं अगर तुम्हें बताऊं, दिस इज एडवांटेज। अगर तुमने जॉब के लिए कोई भी एग्जाम देना है ना, तो तुम्हें उसके लिए बीटेक की डिग्री चाहिए हाथ में।
मतलब बीटेक पास आउट होने से पहले तुम लोग दे ही नहीं सकते कोई भी एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं दे सकते हो तुम लोग, चाहे तुम एसएससी लगा लो या पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट लगा लो या कोई भी एग्जाम लगा लो। ये लेकिन ये एग्जाम तुम लोग 2 बार दे सकते हो अपना बीटेक पास आउट होने से पहले पहले, और कोई एग्जाम नहीं दे सकते। समझ में आ रही है मेरी बातें? yes, 2 बार दे सकते हो तुम लोग ये एग्जाम। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है इस एग्जाम की, बहाने से तैयारी, और तुम लोग उस मोमेंटम में हो, तुम लोग उस फ्लो में हो, इनर्शिया तुम्हारे साथ है इस चीज का, पढ़ाई वाला इनर्शिया। ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग कर कुछ और रहे हो और ये चीज कुछ अलग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज तुमने कॉलेज में पढ़नी है वही चीज तुमने यहां पे करनी है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है इस एग्जाम की। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो गेट एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें करियर देगा। अब जितने भी इससे पहले मैंने तुम्हें सारी ऑप्शंस बताई ना, सारी जितनी भी ऑप्शंस बताई वो सारी की सारी ये एक सिंगल एग्जाम दे देगा। सर गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन यस, हरियाणा का जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब है वो गेट के थ्रू लगता है। सर मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है, गेट के थ्रू तुम जा सकते हो। सर मेरे को हायर स्टडीज इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाना है, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गेट के थ्रू जा सकते हो। सर मेरे को अब्रॉड जाना है अच्छी यूनिवर्सिटी में, तुम गेट के थ्रू जा सकते हो। सर मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में जाना है, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज हैं आईआईटीज के अंदर, तुम लोग वहां पे जा सकते हो। सर मेरे को टेक्नो मैनेजमेंट डोमेन में जाना है, तुम लोग जा सकते हो गेट के थ्रू। आई कॉल दिस एग्जाम एज अ वंडरफुल एग्जाम। मेरे को देखो वो ऑन हो जाएगा अपने आप, मेरे को देखो। I call this exam as a wonderful exam. Why I say this as a wonderful exam? Because ये एक ऐसा एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है। एक एग्जाम देने से तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं और सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग हैं, और तुम अपना इंटरेस्ट मैचिंग कर सकते हो। मेरा इंटरेस्ट किससे मैच हो रहा है, मेरा इंटरेस्ट किससे मैच हो रहा है, तुम उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम। आई बात समझे? को ऊपर से निकल गई? थक गए? थकना तो मेरे को चाहिए। थके हो? यस सर, थके? कर दो यार अगर थक गए तो ये एग्जाम की बहुत ज्यादा एडवांटेज है। टारगेट करो, इसी से तुम्हारे रास्ते खुलेंगे सारे, इसी से सारी ऑप्शंस तुम्हारी ओपन हो जाएंगी। बात आ गई जी समझ में? राइट, बस इसके बाद थैंक यू था, इसके बाद है भी नहीं था कुछ भी और। चलो, एनी क्वेरी इफ यू हैव, जो भी तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है, उल्टा सीधा जो भी दिमाग में डाउट आ रहा है, छोटा बड़ा, विदाउट थिंकिंग। अब ये फर्स्ट ईयर में हूँ, एक दूसरे को कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तुम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो जाते हो एक दूसरे से जानने लग जाते हो, फिर बाहर जाके फिर कॉमेडी होती है। अच्छा तूने क्वेश्चन पूछा था, वो कॉमेडी अभी नहीं हो पाएगी, तो क्वेश्चन पूछिए जो भी आपके दिमाग में डाउट है। तो कुछ लगा पता? लगा पता कि नहीं लगा? इंजीनियरिंग एक वंडरफुल डोमेन है, वंडरफुल डोमेन है। बहुत रास्ते इसके थ्रू निकल के आएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आएंगे, और तुम्हें मैंने बहुत सारी ऑप्शंस बताया। बस अब तुम्हें देखना है कि मेरे को अगले 4 साल प्लान कैसे करने हैं, और कोशिश करना बीटेक के अगले 2-4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एग्जांपल्स बहुत हैं, बहुत एग्जांपल हैं जो मैं तुम्हें केस स्टडीज के तौर पे बता सकता हूँ कि ये स्टूडेंट था, उसने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, आज ये कर रहा है। ये स्टूडेंट था, इसने ऐसा किया, ये किया, आज ये कर रहा है। बहुत एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल तुम्हें बताना चाहूंगा। 2014-15 के आसपास वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। वहां पे गेट का प्रिपरेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, स्टेट जी एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, वहां पे बच्चे तैयारी करते हैं। 2014-15 के आसपास यूआईटी ने कुछ, यूआईटी वहां पे, यूआईटी चंडीगढ़ आपको सभी को पता होगा, तो 7-8 स्टूडेंट आए वहां पे इकट्ठे हो गए कि हमने सर गेट की तैयारी करनी है, मैकेनिकल ब्रांच के थे। तो पब्लिक सेक्टर में जो सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस आती हैं वो गेट मैकेनिकल के लिए आती हैं, सबसे ज्यादा जॉब्स, क्योंकि मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अब वो बच्चे आए, उसमें एक लड़का था प्रदीप शाही, वो सभी से कैपेबल था, सबसे कैपेबल वही था, और सभी को उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा कर जाएगा। पब्लिक सेक्टर टारगेट होता था उस टाइम पे सभी का, अभी भी है बच्चों का। उस टाइम पे तो पब्लिक सेक्टर देते थे 11-12 लाख, जो आज 20-22 लाख दे रहे हैं तुम्हें। तो उसमें से पहली बारी में ना कुछ 3-4 बच्चों को पब्लिक सेक्टर में हो गया, प्रदीप शाही का नहीं हुआ। उसके जिद लग गई कि भाई अगर ये चलेगा तो मेरे को भी जाना है, आई वॉज मोर कैपेबल। उसने अगले साल फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, अगले साल तैयारी किया, उसने फिर से गेट दिया, उसका अगली बार फिर से नहीं हुआ। फिर उसने जिद पकड़ ली, मेरे को दोबारा से गेट देना। हमने बोला कि तू हायर स्टडीज की तरफ जा, हायर स्टडीज इज द बेटर ऑप्शन। अभी रियलाइज नहीं होगा तुम्हें, 2-4-5 साल के बाद रियलाइज होगा। वो फिर से बैठ गया गेट की तैयारी करने के लिए, अगली बार फिर नहीं हुआ उसका।
फिर उसको फोर्सफुली हमने विंटर सेशन के अंदर आईआईटी बॉम्बे में वो एनर्जी एमएस करने गया। 2017 या 18 की बात है, एमएस इन एनर्जी। उसका वहां से कुछ प्लेसमेंट हुआ, अच्छा खासा प्लेसमेंट हुआ था, 20-22 लाख के आसपास का उसका पैकेज था। मैं 18-19 की बात कर रहा हूं मैं। आज वो लड़का, उसके साथ हमने इंटरेक्शन, ऐसे जितने भी केस स्टडीज होती हैं हम इंटरेक्शन करके यूट्यूब पे डालते हैं उन बच्चों के साथ। आज वो बच्चा यूएसए में है, एनवीडिया में जॉब कर रहा है, और उसका जो सैलरी पैकेज है वो है $20,000 पर मंथ। अब जो उसके साथ वाले जो पीएसयू गए थे उनका सैलरी पैकेज इसकी 1 महीने की सैलरी है। एनवीडिया जानते हो? एनवीडिया का जो टर्नओवर है ना, इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है एक कंपनी का। जितने भी डाटा सेंटर, जितना भी हार्डवेयर है, सब एनवीडिया बना रहा है। आप लोगों में से अगर किसी का गेमिंग का शौक है, जितना भी तुम्हारे ये ग्राफिक्स कार्ड के हैं, मेजॉरिटी एनवीडिया के होते हैं, मेजॉरिटी। एक और एग्जांपल, राहुल शर्मा, रियात एंड 12 रोपड़ कैंपस से उसने बीटेक किया। रियात एंड 12 रोपड़ कैंपस से, और शायद आज रोपड़ कैंपस तो चल रहा है, खरड़ वाला बंद हो गया। उसने बीटेक किया, वहां से गेट का तैयारी किया, समर में नहीं हुआ, विंटर में उसका हो गया। आईआईटी कानपुर में वो एमएस करने के लिए चला गया। एमएस 3 साल का प्रोग्राम है, मैंने तुम्हें बताया था। वहां से उसका 3 साल के बाद प्लेसमेंट हुआ कैटरपिलर के अंदर। कैटरपिलर जानते हो क्या करती है कैटरपिलर? कैट, ये जितने भी तुम्हारे सड़कों में जो घूम रहे होते हैं अर्थ मूवर्स वगैरह, सारे वही बनाती है ज्यादातर। नो डाउट जेसीबी के भी हैं, अर्थ मूव इसके भी हैं, और भी बहुत कंपनीज हैं, लेकिन कैटरपिलर के बहुत चलते हैं। कैट लिखा होता है उसके ऊपर। उसका प्लेसमेंट हुआ और अच्छा खासा पैकेज था उसका। साल एक उसने जॉब किया, पैसा इकट्ठा कर लिया उसने साल में, इतना अच्छा खासा पैकेज था उसका। उसने जॉब छोड़ दी और पीएचडी करने के लिए यूएसए चला गया वो 3 साल। किस डोमेन में? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। वो मैकेनिकल से था स्टूडेंट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में उसने पीएचडी किया 3 साल का। अभी वो आके मिलके गया है, उसका प्लेसमेंट हो गया वहां पे। इंडिया में पीएचडी के बाद ना इंडस्ट्री में प्लेसमेंट वाला कल्चर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब्रॉड में बहुत ज्यादा ये चीज। पता कितना पैकेज लगा उसका? 2 करोड़ का। उसके साथ इंटरेक्शन करके सुखना लेक में हम बोटिंग कर रहे हैं, उसके साथ वीडियो डाला हुआ है, देखना। हायर स्टडीज इज दी बेस्ट थिंग, लेकिन डिपेंड करेगा तुम कहां से कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे बहुत सारी और केस स्टडीज हैं, बहुत केस स्टडीज हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसे बहुत बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर करके हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे और योरपीडिया पे बहुत इसके हमारे सेशंस डले हुए हैं। अब थोड़ा सा आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजीनियर्स करियर पॉइंट एक हमने जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था 2011 में, ये टोटली ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, चंडीगढ़ बेस्ड है हम लोग। तो 2011 में हमने स्टार्ट किया और अभी भी वहां पे ईसीपी इज द ओनली इंस्टीट्यूट लेफ्ट, बाकी सब इंस्टीट्यूट बंद हो गए वहां पे। कोई टाइम था जब वहां पे 10 से 15 इंस्टीट्यूट होते थे प्रिपरेशन करवाने वाले, आज कोई नहीं है, थैंक्स टू ऑनलाइन, क्योंकि आज ऑनलाइन का टाइम है। देन इन 2017 वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म। कोविड के टाइम पे दिस वाज ब्लेसिंग फॉर अस, मतलब बाय चांस लगा लो, लक लगा लो, क्योंकि डेस्टिनी तो आपकी डिसाइडेड है कि जो आपने क्या करना है, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोविड आएगा और हमें इतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। 2017 में हमने बाय चांस इसको स्टार्ट किया और उसमें भी ऑनलाइन में भी हम लेट थे। 2011 में हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया, उसमें भी हम लोग लेट थे 3-4 साल, ऑनलाइन में भी हम 3-4 साल लेट थे। और कोविड टाइम पे और उससे पहले हमने ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, इंटरव्यूज करवाना स्टार्ट कर दिए। किसी ने नहीं सोचा कि जूम के ऊपर जीडी कैसे हो सकता है यार। आज पूरा इंडिया कर रहा है योरपीडिया के साथ यार। ग्रुप टास्क, एचपीसीएल का जो पैटर्न है, अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ग्रुप टास्क होगा और इंटरव्यू होगा। पूरे इंडिया का बच्चा तैयारी कर रहा है ग्रुप टास्क का ऑनलाइन जूम के ऊपर, और कोविड टाइम पे ये बहुत ज्यादा हिट करी चीजें। देन इन 2021 वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ग्लोबल में बीटेक के बाद फुल्ली फंडेड मास्टर्स, बट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल, टाई अप वाला सिस्टम नहीं है कोई भी। गुड यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज में भी सिलेक्शन हुआ है, जो वर्ल्ड की 6 रैंक यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज के अंदर स्टूडेंट का। बीटेक के बाद मास्टर्स अब्रॉड,
बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी फुल्ली फंडेड अब्रॉड, मास्टर्स के बाद पीएचडी अब्रॉड, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक अब्रॉड फुल्ली फंडेड। दिस योरपीडिया ग्लोबल इज द प्लेटफॉर्म जो हमने स्टार्ट किया। इसमें भी हम लोग लेट थे, लेकिन एक चीज में आज हम सबसे ज्यादा हैं, यूज ऑफ एआई। शायद हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो एआई को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं कंटेंट डेवलपमेंट में। और इससे हम लोग पेपर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, पेपर को डीकोड कर पा रहे हैं। अभी एक महाराष्ट्र के अंदर आईटीए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का हुआ था, हरियाणा में भी अभी रिक्रूटमेंट हो गया था उसका, अभी 2 साल पहले अटका हुआ था, अभी पूरा हो गया था उसका प्रोसेस, उसका भी हमने प्रिपरेशन करवाया था। उसको हमने टोटली एआई के थ्रू कंटेंट जनरेशन क्वेश्चंस के थ्रू प्रिपेयर करवाया। 100 में से अराउंड 75 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली इन द क्वेश्चन बैंक। 100 में से 75 क्वेश्चन डायरेक्ट आए उसमें से। एआई में हम अब लोग पीछे नहीं है, एआई में हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं एआई को, राइट। तो ये 3 प्लेटफॉर्म है। फ्यूचर में कभी भी आपको कभी भी नीड फील हो, कभी मिलना हो पेरेंट्स के साथ, कभी भी आप आना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड हैं, सेक्टर 34। नाउ यू कैन आस्क मी योर क्वेरी इफ यू हैव। बाकी इसमें और दिखाने को क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ, एनी क्वेरी इफ यू हैव, पूछिए कोई डाउट। पूछिए 1-2 क्वेश्चन। कुछ लगा पता? लगा कुछ पता? अगले 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और इंजीनियरिंग प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ तुम कर सकते हो, बहुत कुछ तुम कर सकते हो, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो टाइम पे पता लगती रहेंगी आपको चीजें। अब ये जितनी मैंने चीजें बताई हैं भूल जाओगे सारी, है ना? 4 साल है, बहुत बड़ा टाइम है, भूल जाओगे ना? भूल जाओगे? यस तो बोलो कोई लोग, शर्म नहीं आती यस बोलते हुए, यस सर कितने प्राउडली बोल रहे हो। तो चलो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, आपको सारा याद करवाने का। जो भी आपको भी मैं क्यूआर कोड दूंगा, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ हमने, जिसमें हरियाणा के स्टूडेंट, जिसमें भी हरियाणा कॉलेजेस में हम लोग सेमिनार कर रहे हैं ना, उसमें वो स्टूडेंट है। तो आप अगर चाहते हो कि सारा अपडेट हमें टाइम टू टाइम मिलता रहे कि अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, अब क्या अपॉर्चुनिटी आई, अब क्या अपॉर्चुनिटी आई, जैसे जो अब्रॉड टारगेट कर रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, मैं एंड में छोड़ दूंगा उसका क्यूआर कोड, तो कोई भी इंटरेस्टेड हो उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना डायरेक्टली। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? नहीं? क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने इतना ज्यादा मैंने बताया नहीं, मैंने कुछ भी डिटेल से नहीं। चलो ठीक है, एंड करते हैं सेशन को। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। 1 मिनट, बाकी ये कि प्लान करके चलना, प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, बहुत ऑप्शंस आती हैं। किसी और को दोष मत देना लाइफ में कि जॉब्स नहीं आई, या ये नहीं हुआ, या वो नहीं हुआ, पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। किसी को मत रिस्पॉन्सिबल ठहराना अपनी लाइफ के लिए। अपने आप को हमेशा रिस्पॉन्सिबल ठहराना, अपने आप को, क्योंकि आपको अपनी डेस्टिनी डिसाइड करनी है, आपको अपनी जर्नी डिसाइड करनी है, कोई और नहीं करेगा। बाकी तो सिर्फ एक जरिया बनेंगे आपके साथ, जैसे मैं एक जरिया बन गया, मे बी जो आपको कुछ चीजें बता दी मैंने इन टाइम, मैं भी एक जरिया बन गया। कल को कोई और आएगा, वो भी कुछ ना कुछ और बताएगा, मे बी कोई कैट के बारे में बताएगा, कोई यूपीएससी के बारे में बताएगा, किसी का किसी डोमेन में इंटरेस्ट बनेगा, किसी का किसी डोमेन में इंटरेस्ट बनेगा। आज भी मे बी किसी का हायर स्टडीज में इंटरेस्ट बनाओ, किसी का अब्रॉड में इंटरेस्ट बनाओ, किसी का पब्लिक सेक्टर में इंटरेस्ट बनाओ, किसी का किसी डोमेन में इंटरेस्ट बनाओ, नो इट डिपेंड्स। बस अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहां पे लाई कर रहा है। एक तो ये तरीका है करियर बनाने का, दूसरा तरीका ये है कि जहां पे तुम्हें ये पता लग गया यार इसमें करियर आगे बहुत, जिंदगी आगे बहुत आसान होने वाली है, उसको अपना करियर बना लो, उसको अपना इंटरेस्ट बना लो। ये 2 चीजें हैं करने के लिए, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।